बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, झीरम घाटी से जुड़ी हुई। दिल्ली से बड़ा अपडेट आपको दे दें, सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को झटका दिया है। झीरम घाटी हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर यह सुनवाई। बड़ी राजनीतिक साजिश के आरोपों का मामला चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर के खिलाफ यह याचिका दायर की गई थी। पूरा मामला 2013 सबसे बड़े माओवादी हमले के तौर पर इसे देखा जाता है। 2013 में बस्तर में कांग्रेस नेताओं की हत्या का यह मामला है। 39 लोग इसमें आरोपी बनाए गए। तत्कालीन भाजपा सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब यह हमला हुआ था। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए को कहा हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दरअसल राज्य पुलिस यानी राज्य सरकार की पुलिस भी इस मामले की पड़ताल कर रही है। राजनीतिक साजिश के एंगल के चलते पड़ताल की जा रही है। एनआईए के पास इस मामले के कोई जवाब नहीं है और हर बरसी पर हर बार यही सवाल पूछा जाता है कि आखिर इस हमले के सवाल अब तक अनसुलझे क्यों हैं। तकरीबन 10 साल बाद सवाल जस के तस बने हुए हैं। देश और दुनिया के सबसे बड़े हत्याकांड के तौर पर इसे देखा जाता है। माओवादी घटना के तौर पर इसे देखा जाता है। पच्चीस मई 2013 का मामला, राजनीतिक रैली पर हमला होता है और कांग्रेस की तब की टॉप लीडरशिप इस हमले में खत्म हो जाती है। तब से लेकर अब तक एनआईए इस मामले की पड़ताल कर रही है। एनआईए की पड़ताल में भी तथ्य कथ्य सत्य सामने नहीं आ पाया। कई पॉइंट उठाए जाते हैं। इसी इलाके में, इसी झीरम घाटी में कुछ दिन पहले, कांग्रेस की यात्रा से पहले कुछ दिन पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की यात्रा होती है। 1786 पुलिसकर्मी, लेकिन जब कांग्रेस की यात्रा पहुंचती है तो 218 कर्मी। और हमारे सहयोगी अपडेट के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश हमारे साथ बिलासपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिल्ली में क्या कुछ अपडेट हुआ, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ इनकार कर दिया। सुशील हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। सबसे पहले सुशील, आपके पास में आना चाहूंगा, क्या कुछ अदालत ने कहा है यह बताएं। जी देखिए, साफ तौर से एनआईए की तरफ से जो आज इस पूरे मामले में दलील रखी गई उसमें साफ तौर से ये कहा गया कि जब इस पूरे मामले को लेकर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो इस पूरे तरीके के मामले की जांच करती है, इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लिहाजा राज्य सरकार के द्वारा जो 2020 में एक नई एफआईआर दर्ज की गई और एक एसआईटी बनाकर इस पूरे मामले की नई सिरे से जांच की गई, वो कहीं ना कहीं दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच को प्रभावित करेगा। लिहाजा एनआईए नहीं चाहती थी कि जो एसआईटी बनाई गई है इस पूरे मामले की जांच करने को लेकर, वो इस पूरी दिशा में जांच को लेकर आगे बढ़े। हालांकि एनआईए को इससे पहले हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी, लेकिन बावजूद उसके एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस पूरे मामले को लेकर एनआईए की तरफ से कहा गया था कि चूंकि 2013 में जब ये दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद से एनआईए ने इस केस को अपने हैंडओवर कर दिया गया था और उसके बाद राज्य सरकार इस पूरे मामले में एनआईए की जांच को लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन जब फिलहाल सत्ता परिवर्तन हुआ तो सरकार ने वहां पर एक एसआईटी का गठन किया और एसआईटी के गठन करने के बाद एसआईटी ने इस पूरी मामले में केस को अपने ऊपर टेक ओवर किया और जांच को लेकर आगे बढ़ी। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एनआईए बार बार ये कहती रही कि इस मामले में 39 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 2 चार्जशीट दाखिल की गई है, लेकिन जो स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बात कही और ये कहा कि अगर ये मामला छत्तीसगढ़ में हुआ है और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस पूरे मामले में अलग से जांच करने की प्रक्रिया अपनाई है तो उसमें हर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों जांच एजेंसियां पैरेलल जांच कर रही हैं। हो सकता है कि अलग अलग जांच एजेंसियों को इस पूरे मामले में कुछ अलग मिले, क्योंकि मामला बड़े नेताओं की हत्या से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के हाँ, सुशील मैं आपके पास आऊंगा। एक एंगल ये भी कि क्या
जांच के एंगल राज्य सरकार की पुलिस के अलग है, आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। एक रिएक्शन आ भी गया है भूपेश बघेल का। झीरम कांड पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए न्याय का दरवाजा खोलने जैसा है। कहने को एनआईए ने इसकी जांच की, एक आयोग ने भी जांच की, लेकिन इसके पीछे की वृहत राजनीतिक षड्यंत्र की जांच किसी ने नहीं की। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांच शुरू की तो एनआईए ने इसे रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। आज यह साफ हो गया, छत्तीसगढ़ पुलिस इसकी जांच करेगी। यह षड्यंत्र के एंगल से। यह ट्वीट किया है किसने? भूपेश बघेल साहब ने। उमेश, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, क्या कुछ अपडेट आपके पास झीरम घाटी से जुड़ा हुआ, जबकि दिल्ली में इतनी बड़ी हलचल हुई है, इतना बड़ा फैसला आया है? उमेश। बड़ा फैसला है ये, उन लोगों के लिए बड़ा फैसला है जो झीरम कांड में शहीद हुए थे, उनके परिवार के लिए एक बड़ा फैसला है। कहीं ना कहीं जो जांच होनी चाहिए थी, जिस तरीके से इनका आरोप था कि एनआईए जिस तरीके से जांच करनी चाहिए वो जांच वैसी नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा लगातार ये आरोप लग रहे थे कि राजनीतिक षड्यंत्र ये पूरा मामला है, उस एंगल पर जो एनआईए को जांच करना था वो नहीं कर रही थी। लिहाजा जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई तो एसआईटी गठित कर अपने अलग तरीके से नए सिरे से जांच कर रही थी, जिसका विरोध जो था वो एनआईए को था, और यही वजह है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है जहां पर ये। उमेश, एक रिएक्शन में आपको रोक रहा हूं। केदार गुप्ता साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका एक रिएक्शन लेंगे हम। केदार जी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, एनआईए ने जो याचिका लगाई थी कि जो पुलिस है वो जांच कर रही है, उसे रोका जाए, वो खारिज कर दी गई है। जी प्लीज। देखिए, निश्चित रूप से झीरम घाटी बड़ा ही दर्दनाक हादसा था और छत्तीसगढ़ में हम सब ने अपने कांग्रेस पार्टी के काफी लीडर्स को खोया था, और अगर उसकी जांच एनआईए कर रही थी, उससे छत्तीसगढ़ की पुलिस या छत्तीसगढ़ में कोई नेता या परिवार संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मांग की थी कि एसआईटी गठन करके उसकी जांच हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसकी परमिशन दी है तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का हम सभी सम्मान करते हैं, और उन जिन परिवार को ये क्षति हुई है, जिनके घर के परिवार के सदस्य उस हादसे में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनकी शहादत हुई है, मैं फिर से उनको नमन करते हुए और ये बात को मानता हूँ कि किसी भी हादसे की पूरी जांच होनी चाहिए, और जब तक परिवार संतुष्ट नहीं हो और राज्य संतुष्ट नहीं हो तब तक उस पर कानूनी लड़ाई। भूपेश बघेल साहब ट्वीट कर रहे हैं, वो इसे राजनीतिक हत्याकांड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। देखिए, 4-5 वर्षों तक उनकी सरकार रही और भूपेश बघेल जी ने भी कई बार कहा है कि झीरम के सबूत मेरे जेब में है और समय आने पर बताऊंगा, तो उन्हें जरूर बताने चाहिए थे। एनआईए की जांच चल रही थी, वो भी राष्ट्रीय एजेंसी है, उन्होंने अभी तक नहीं दिए, तो मैं समझता हूँ अब देना चाहिए। उन्होंने कहा है, 4 कॉलम में समाचार पत्रों में छपा है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, ना निंदा कर रहा। जो उन्होंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर झीरम के सबूत उनके पास हैं और झीरम में जो हत्याएं हुई है उनको वास्तव में न्याय दिलाना चाहते हैं, तो जिनके पास खाली एक माननीय भूपेश बघेल नहीं, और जिनके पास जो सबूत है वो सुपुर्द करना चाहिए शासन को, प्रशासन को, न्यायालय को, जिससे कि जो लोगों की शहादत हुई है उन्हें, उनके परिवार को न्याय मिल सके। गुप्ता साहब लगातार प्लीज बने रहेगा। सुशील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सुशील, बहुत शॉर्ट में बात एक एंगल की भी है। भूपेश बघेल साहब का ट्वीट अभी हमने देखा, उसमें उन्होंने जिक्र किया है राजनीतिक हत्याकांड। सुशील जी, देखिए, इस बात को समझने की भी जरूरत है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बड़े अगर कोई टेररिज्म जैसे चीजें होती हैं या इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट उसकी बनती है, लेकिन 2013 से लेकर 2024 तक का ये पूरा जो प्रकरण है, मामला है जांच को लेकर, वो फिलहाल कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा कि लगभग 8 से 10 साल हो गए और एनआईए इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर आगे बढ़ रही है। चूंकि राज्य सरकार की भूमिका इस मामले में इसलिए अहम है क्योंकि राज्य सरकार की जो पुलिसिंग होती है वो लोकल इशू पर बहुत ज्यादा लेवल पर होती है, और अगर एनआईए इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो तार को जोड़ने में राज्य सरकार की मदद लेती है। सुशील, अमित श्रीवास्तव साहब इस वक्त कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। अमित श्रीवास्तव साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एनआईए से कहा है कि हम इस मामले में दखल नहीं देंगे, यानी राज्य सरकार, राज्य पुलिस इसकी जांच करेगी। आपका क्विक रिएक्शन, फिर सवाल रहेगा। जी प्लीज। ललित जी, जस्टिस डिनाइल जस्टिस डिनाइल, और कहते हैं ना कि न्याय में देरी अपने आप में एक अन्याय होती है। हम शुरू से कह रहे थे कि अगर वो शहीद परिवार अगर ये चाहता है
कि साजिश को पैमाना मान के एनआईए ने जांच नहीं किया है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस अगर उस पर जांच करना चाहती है तो क्यों एनआईए को प्रॉब्लम थी, एक अहम प्रश्न था। और आज सुप्रीम कोर्ट को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि न्याय की आस उन शहीद परिवारों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता भी जानना चाहती थी कि उस दिन का वो काला सच बाहर आना चाहिए कि दो कई बातें लोग इसमें श्रीवास्तव साहब, इन्वॉल्व। क्या एनआईए की जांच से आप संतुष्ट नहीं है? तथ्य कथ्य सत्य कुछ निकल कर आ नहीं पा रहा है, एक बात। दूसरी बात यह भी है कि बार बार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हमारे पास तो सबूत रखे हैं, पर वो एनआईए को नहीं दिए गए। ललित जी, मुझे ऐसा लगता है कि एज अ लॉयर अगर मैं आपसे इस पे डिस्कशन करना चाहूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। और क्यों हम जाहिर कहते तौर पर। हैं, मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं इस पे। देखिए, हमारे बहुत से साथी उस दिन घायल हुए थे जो आई विटनेस थे। एनआईए ने उनका बयान नहीं लिया और उसके बाद जब वो जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के आयोग में जाके उन्होंने स्वतः ही एफिडेविट दिया और कहा कि हमारा बयान नहीं लिया गया, हम लोग आई विटनेस थे। ऐसी क्या वजह थी? दूसरा एक अहम प्रश्न, आप जानते हैं कि सलवा जुलूम के आंदोलन के कारण कि जिस प्रकार से महंत कर्मा जी हमेशा से इनके टारगेट में रहते थे, लेकिन उनको पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा क्यों नहीं मेरे दी ख्याल गई? से 200 के करीब उस दिन सुरक्षा कर्मी थे, जबकि डॉक्टर साहब जब यात्रा लेकर निकले थे तो 1700 करीब थे। ठीक है, आप थोड़ा देरी से भी जुड़े। श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केदार जी हमारे साथ लगातार बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील और उमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो फैसला आया है, ये जो बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यकीन जानिए ये बहुत सारे समीकरण और जांच, इसमें अभी तब्दीलियां आने वाली हैं। और अब बड़ी खबर कोरबा से आपको बता दें, कोरबा में हो गया बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने से मच गई है अफरा तफरी। पंप हाउस कॉलोनी में एक मकान में गैस सिलेंडर फट गया। घटना से एसईसीएल कर्मचारियों, परिजनों और आसपास के लोगों में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि दमकल पहुंच गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, दमकल वो पहुंची और उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। सिलेंडर फटने के चलते थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी, एक जोर का धमाका, धमाके के बाद अफरा तफरी। कोरबा का यह पूरा मामला है। पंप हाउस कॉलोनी के एक मकान में यह गैस सिलेंडर फटा। इसके बाद एसईसीएल के कर्मचारियों, परिजनों और आसपास के लोगों में थोड़ी देर के लिए दहशत तारी हो गई, सनसनी तारी हो गई। यहां पर दमकल वक्त रहते पहुंच गई, आग पर काबू पा लिया गया। और अब धमतरी से बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा। धमतरी सिहावा स्टेट हाईवे पर केरे गांव के पास बड़ा सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर ने बाइक को रौंद दिया। बाइक में सवार मितानिन की मौत हो गई है, 2 अन्य लोग घायल हैं। जिला अस्पताल इन्हें भेजा गया है। केरेगांव थाना क्षेत्र की पूरी घटना है सड़क हादसे की। ये तस्वीरें हादसे के ठीक बाद की तस्वीरें। धमतरी से बड़ी खबर, धमतरी सिहावा स्टेट हाईवे पर केरेगांव के पास ट्रेलर ने बाइक को रौंद दिया। इस बाइक में सवार मितानिन की मौत हो गई है, 2 अन्य लोग घायल हैं। बेहतर उपचार के लिए घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को टीम की कमान सौंपी गई है। 5 मैचों की सीरीज का चौथा मैच रायपुर में होगा। सूर्या को कप्तान बनाए जाने के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं कि विश्व कप में फ्लॉप होने के बाद भी सूर्या को कमान क्यों? वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन, फिर कैसे बने कप्तान? फ्लॉप सूर्या को T20 की कमान। न बल्ला चला, न फील्डिंग में जान, 140 करोड़ लोगों का दिल टूटा, फिर कैसे बने कप्तान? यह सवाल बीसीसीआई से है, यह सवाल मैनेजमेंट से है, यह सवाल क्रिकेट के प्रशंसक पूछ रहे हैं। ये वो पूछ रहे हैं जिनका सपना टूटा है, जो विश्व कप ट्रॉफी अपने घर में देखना चाहते थे। दरअसल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 मैचेस की T20 सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम का ऐलान हुआ है। इस टीम की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। ये वही सूर्य कुमार यादव हैं जो विश्व कप में पूरी तरह से बेअसर नजर आए, जिन्होंने फाइनल जैसी फाइट में सरेंडर कर दिया, जिनके बल्ले से न तो रन निकले और न ही कोई कमाल दिखा सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिस टीम का चयन हुआ, इसमें न रोहित है, न विराट, न शमी है, न बुमराह। मतलब साफ है, सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। कैसी है ये टीम स्क्वाड, जानिए। सूर्य कुमार यादव कप्तान, ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान, ईशान किशन,
यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार। टीम के ऐलान के बाद लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। आखिर टीम में सूर्या को किस आधार पर कमान सौंपी गई? वो खिलाड़ी जिसने विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में प्रदर्शन नहीं किया, वो टीम का कप्तान कैसे बन गया? हर जगह सवाल उठ रहे हैं। बता दें कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ 23 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 5 मैचेस की T20 सीरीज खेलेगी। कब मैच होगा, आइए इस पर भी डालते हैं एक नजर। 23 नवंबर को पहला मुकाबला विशाखापट्टनम में, 26 नवंबर को दूसरा मुकाबला तिरुवनंतपुरम में, 28 नवंबर को तीसरा मुकाबला गुवाहाटी में, 1 दिसंबर को चौथा मुकाबला रायपुर में, 3 दिसंबर को 5वां मुकाबला हैदराबाद में होना है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये सुनहरा मौका है जब वो 1 दिसंबर को अपने चहेते खिलाड़ियों को लाइव स्टेडियम पर देख सकेंगे। चौथा T20 मैच 1 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये तो छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है, लेकिन इस खुशी के पीछे सवाल ये कि आखिर फ्लॉप सूर्या को कैसे कप्तानी मिली? बीसीसीआई ने किस आधार पर सूर्या को सौंपी कमान? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर अहमदाबाद में खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच के नतीजे के बाद टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। किसी को गले लगाया तो किसी को गर्मजोशी से हाथ बढ़ाकर ढांढस बंधाया। इसे लेकर टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की और लिखा, पीएम का ड्रेसिंग रूम में आना बहुत ही खास और प्रेरणादायक था। टूटे तो वो भी थे। भारत के 140 करोड़ लोगों की आंखों में आंसू थे। कोई मैदान पर रो रहा था तो कोई ड्रेसिंग रूम में। रोहित की भावुक तस्वीरें वायरल हो रही थी। विराट टोपी से अपना चेहरा ढककर अपने आंसू छिपा रहे थे। सबके सपने टूट गए थे। ख्वाब अधूरा रह गया। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा पसर गया। कहा भी तो गया है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इस खेल में कब पासा बदल जाए, हमारा अपार आनंद कब दुख में बदल जाए, कहा नहीं जा सकता। खिलाड़ियों के हौसले टूटने लगे। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा मानो सब खत्म हो गया हो। तभी वो आए और जब वो आए तो हौसला बढ़ा और उन्होंने गमों को बांट लिया। वो थे हमारे प्रधानमंत्री। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हार मिली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निराश और हताश खिलाड़ियों से मिलने के लिए उनके ड्रेसिंग रूम जा पहुंचे। यहाँ माहौल काफी गमगीन था और खिलाड़ी इस हार के बाद निराश और खामोश दिखाई दिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में फाइनल से पहले तक किए शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी तारीफ की। टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने सोमवार को पीएम के साथ ड्रेसिंग रूम की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। जडेजा ने लिखा कि हमारे लिए टूर्नामेंट अच्छा रहा, लेकिन कल हम थोड़ा पीछे रह गए। हम सभी का दिल टूट गया। लोगों के समर्थन के कारण आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का हमारे ड्रेसिंग रूम में आना प्रेरणादायक था। वहीं एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें पीएम मोदी ने फाइनल में हार से दुखी मोहम्मद शमी को गले लगा लिया। शमी ने ये तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की। फोटो के साथ किए ट्वीट में उन्होंने पीएम को टीम के ड्रेसिंग रूम में आने और खिलाड़ियों के साथ वक्त गुजारने के लिए शुक्रिया कहा। शमी ने लिखा कि दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। मैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी का आभारी हूं। विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए हम वापसी करेंगे। भले ही खिलाड़ी गमगीन हो, लेकिन इतना जरूर है कि पीएम के ड्रेसिंग रूम में आने से खिलाड़ियों का हौसला जरूर बढ़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब आपको तेज रफ्तार में दिखाते हैं खबरों का 2020। माननीयों को घर खाली करने के निर्देश। विधानसभा सचिवालय ने 30 मौजूदा विधायकों को भेजी चिट्ठी। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे विधायकों को फरमान, नए विधायकों को आवंटित होना है आवास। रीवा में गैस एजेंसी पर बदमाशों ने बोला हमला, वाहन में की तोड़फोड़, घटना का सीसीटीवी आया सामने। रंगदारी नहीं मिलने से गुस्से में थे बदमाश, गैस संचालक ने दर्ज करवाई लिखित शिकायत। खरगोन में ट्रैक्टर टवेरा में भिड़ंत, तो 2 किसानों की मौके पर मौत, चालक समेत 3 की हालत गंभीर, घायलों को इंदौर रेफर किया गया। मंडी से प्याज बेचकर लौट रहे थे किसान। कोरबा में दर्री इलाके में पत्रकार की हत्या, प्रेस क्लब के पूर्व सदस्य नरेंद्र पाल सिंह की हत्या, महिला मित्र के बेटे पर हत्या का आरोप, गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा में गार्ड ने की युवती की पिटाई, युवती ने मॉल कर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप, थाने में मामले की शिकायत। अंबिकापुर में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया, इलाज के दौरान पत्नी की मौत, पत्नी का हाथ पांव बांधकर लगा दी थी आग, आरोपी पति मौके से फरार, पड़ताल कर रही पुलिस। बलरामपुर में NH 343 पर संदिग्ध अवस्था में मिला शव, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पूरे मामले पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट कर रहे जांच। इंदौर में बदमाश खुलेआम कर रहे हफ्ता वसूली, व्यापारी को दी धमकी, कहा प्रेम से पैसे दे दो वरना नशा करके आता हूं। मसाला व्यापारी ने की इंदौर पुलिस को शिकायत, पुलिस ने नशेड़ी बदमाश को किया गिरफ्तार। इंदौर में बड़ा हादसा, बस में लगी भीषण आग, बस में सवार थे 50 से ज्यादा यात्री, कुछ ही मिनट में बस जलकर खाक। इंदौर में छात्र को कुत्ते ने काटा, काटने के बाद छात्र को मुंह में दबाकर कुत्ते ने घसीटा, पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ दर्ज किया केस। एमपी में मौसम विभाग का अलर्ट, लगातार 2 दिन होगी बारिश, अगले सप्ताह 27-28 नवंबर को कहीं कहीं छा सकते हैं बादल। हरदा में कार बेकाबू होकर पलटी, कार सवार 5 लोग घायल, एक महिला की हालत गंभीर, इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर। ग्वालियर में युवा कारोबारी ने की खुदकुशी, युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी की आबोहवा में सुधार, लेकिन अब भी खराब श्रेणी में, भोपाल में AQI पहुंचा 246, प्रदेश में सबसे शुद्ध हवा सतना की। रायपुर में कुत्तों ने बच्ची पर किया हमला, हमले में बच्ची बुरी तरह जख्मी, बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ग्वालियर अपहरण कांड में युवक गिरफ्तार, छात्रा को गुना से किया गया बरामद, कुछ दिन पहले परिजनों ने दर्ज करवाई थी FIR, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार, डेंगू के मिले 25 नए मरीज, पीड़ितों में ग्वालियर जिले के 13 और अन्य जिलों के 12 मरीज शामिल। दुर्ग में कांग्रेस पार्षद और उसके बेटे पर FIR दर्ज, पुलिस ने मारपीट के आरोप में कांग्रेस पार्षद पर किया मामला दर्ज, एक सिख युवक के साथ की थी मारपीट। महासमुंद में स्कूली बच्चों ने बाथरूम में फोड़ा बम पटाखा, धमाके के चलते बाथरूम क्षतिग्रस्त, मौजूदा बच्चों को आई चोट, जांच में जुटी पुलिस। मतगणना की तैयारी शुरू, काउंटिंग से पहले दी जा रही ट्रेनिंग, मतगणना एजेंट को मिलेगा प्रशिक्षण। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।